डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर हुई चर्चा। मंडियों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के आयोजन पर भी चर्चा हुई। बीजेपी आरएलडी में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला। सपा और आरएलडी वाला पुराना फॉर्मूला दोहराने की संभावना। आरएलडी उन 33 सीटों पर दावा ठोक रही है जो 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन में उनके पास थी। अयोध्या में नहीं बनेगी भव्य मस्जिद। फंड की कमी से अयोध्या में बनेगी सामान्य मस्जिद। अस्पताल, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन बनाने की योजना अधर। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद धत्रीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के मंडल की बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक की, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मंडियों के आधुनिकीकरण और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के आयोजन पर भी चर्चा हुई। सीएम ने तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि यूपीआईटीएस बनेगा ग्लोबल ब्रांडिंग का मंच। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन होगा, जिसका थीम यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स होगा। इसमें 85 देशों के 550 प्लस अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी की तैयारी है। 2400 से ज्यादा प्रदर्शक, 6 लाख से अधिक आगंतुकों के आने का अनुमान है। वहीं 4000 से ज्यादा एमओयू और 3200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य है। 13500 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ का अनुमान है। ओडीओपी, एमएसएमई, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, कृषि समेत 27 प्लस क्षेत्रों का प्रदर्शन होगा। एआई, डिजिटल व्यापार, एफटीए और फूड प्रोसेसिंग पर नॉलेज सेशन होगा। इसमें वीवीजी, टीसीएस और हीरा नंदिनी समूह ने औद्योगिक निवेश में रुचि दिखाई है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का आधार क्या होगा, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। खबरों के अनुसार रालोद उन 33 सीटों पर दावा ठोक रही है जो 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन में उसके पास थी। खबरों के अनुसार आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव को अपने प्रदर्शन को इस मांग का मुख्य आधार बनाया है। जी हां, यूपी के रण को जीतने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दिलचस्प राजनीति समीकरण बनता नजर आ रहा है। यहां बीजेपी और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और रालोद वाला पुराना फॉर्मूला दोहराया जा सकता है। खबरों के अनुसार दोनों दलों के बीच इसको लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और नेता आपसी तालमेल बिठाने में जुट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर मैदान संभाला था। तब पार्टी ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 8 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि लगभग 15 सीटों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो पूरी तरह जाट बहुल मानी जाती हैं, लेकिन वहां बीजेपी के पास भी अपने मजबूत और जिताऊ चेहरे मौजूद हैं। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए यदि ये सीटें आरएलडी के कोटे में जाती हैं तो स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरने का रास्ता निकाला जा सकता है। आरएलडी ने जिन 33 से 35 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है, उनमें से कई सीटों पर वर्तमान में बीजेपी के ही विधायक काबिज हैं। ऐसे में मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के संकट को टालने के लिए सिंबल ट्रांसफर का यह तरीका सबसे कारगर साबित हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, उसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए चौधरी परिवार ही परिवार है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता, चौधरी चरण सिंह हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी हो, उनको अपने सदस्य ही समझती है और हमारे सिंबल को अपना सिंबल समझती है। जब से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के गठबंधन में आया है, पूरी जनता ने एक मत होकर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इसी प्रकार आगे भी राष्ट्रीय लोकदल का साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता देगी। हम
2027 के चुनाव में एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ता हुआ देख। मौलाना जॉर्जिस की बदजुबानी पर भड़के भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मौलाना पर रासुका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगे भड़काने की नीयत से सावन के पवित्र महीने में ऐसी बदजुबानी कर रहे हैं। सर तन से गुदा नारे लगाने वाले लोग अब ऐसी भाषा बोल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में जानबूझ करके द्वेषपूर्ण तरीके से कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे दंगों की आग में झोंक दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। और इसी षड्यंत्र की कड़ी में मौलाना जॉर्जिस ने फिर एक बदजुबानी करने का काम किया है। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्षमा नहीं मिल सकती है। और वो लोग तो लगातार नारा लगाते हैं ना, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ऐसे लोगों को पाबंद करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द ही इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा और ऐसे लोगों के लिए एक नजीर स्थापित करने का काम करेगा कि कोई किसी की आस्था के साथ ठेस न पहुंचे। भारतीय गौ सेवक परिषद और भारतीय किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में मौलाना जॉर्जिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। यह कार्रवाई मौलाना द्वारा भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत होने के विरोध में की गई। मौलाना जॉर्जिस की ओर से भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने वाले बयान पर सख्त कानूनी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। क्योंकि उसने हमारे आराध्य भगवान शंकर को और हमारे आराध्य भगवान ब्रह्मा को इस तरह से अपशब्द बोले कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। और इनको किसने ये दिया है, किसने अधिकार दिया है कि हमारे भगवान को इस तरह बोले? इनके खिलाफ मैं तहरीर लाया हूँ, मुकदमा लिखवा करके, और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पकड़ के लाया जाए। का बयान वायरल हुआ है, पहले भगवान कृष्ण का था, अब उसने भगवान शंकर पे आपत्तिजनक बयान दिया है, भगवान ब्रह्मा पे आपत्तिजनक बयान दिया है। रायबरेली भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुसाफिर खाना कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 30 जुलाई को रायबरेली के हांडी पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के विरुद्ध कथित रूप से अमर्यादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 13वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मौजूद नहीं रहने की वजह से कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां एवं पदक प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दीक्षांत समारोह में कुल 1921 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 956 छात्राएं और 965 छात्र शामिल रहे। साथ ही 17 शोध उपाधियां भी प्रदान की गई। समारोह में 130 मेधावी छात्र छात्राओं को कुल 156 पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें 76 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक शामिल हैं। स्वर्ण पदक 57, रजत पदक 36 और कांस्य पदक 37 विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। विशेष उपलब्धि के रूप में 27 दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुल 45 पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें वर्ष 22 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं, जो विश्वविद्यालय में समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज और देश के विकास में अपनी प्रतिभा का योगदान देने का आह्वान किया। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षकगण, शोधार्थी, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
प्रयागराज के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोटिया ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शहर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। संगठित अपराध, महिला अपराध, साइबर अपराध और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस रखते हुए प्रभावी और परिणाम आधारित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल स्थापित करना भी है। इसके लिए थानों में आने वाले फरियादियों की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह और आधुनिक बनाने के लिए तकनीक के व्यापक उपयोग तथा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात कही। सबसे पहली प्राथमिकता जो शासन की है, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की भी है, वो है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। किसी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त ना करें, उसमें कार्रवाई करने में किसी वजह देरी ना करें। जो प्रक्रिया है उनको अपनाते हुए, विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों में जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाएं। महिलाओं के प्रति, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका विशेष ध्यान रखें। मिशन शक्ति पहले से चल रहा है, उसको भली भांति हम लोग संचालित कराते रहें। तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि हम अपराधों को समय से जो है अनावरण कर पीड़ित को न्याय दिला सकें। और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में होने लगा है, उसमें भी हमारे लोगों को प्रशिक्षित भी हम लगातार करते रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या लखनऊ हाईवे के सोहावल क्षेत्र स्थित धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के प्लान में बड़ा बदलाव हुआ है। फंड की कमी के चलते अब मस्जिद अपने प्रस्तावित भव्य स्वरूप में नहीं बल्कि छोटे स्वरूप में बनाई जाएगी। जहां 300 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिद समेत अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी, वहीं अब फंड की कमी से कम लागत की मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इसकी जानकारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि चंदे की कमी और प्रशासनिक मंजूरियों में हो रही देरी के कारण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर एक भव्य मस्जिद, अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब योजना सिमट गई है। नए प्लान के मुताबिक अब केवल मस्जिद का निर्माण किया जाएगा और लगभग 1 साल के भीतर इसे बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। ट्रस्ट का कहना है कि फंड जुटते ही बाकी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया जाएगा। पूरा मामला ये है कि मस्जिद का भव्यता देखते हुए और हम लोगों ने मस्जिद और कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों को बनाने का कोशिश की गई थी। जो फंड की कमी की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें न बन पा करके एक मस्जिद तक ही सीमित रह जा रही है। अगर फंड की आगे व्यवस्था हो जाएगी तो बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द नक्शा पास हो जाएगा और नक्शा पास होने में हमको अगर देरी नहीं है तो तुरंत मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें कई चीज़ें थी। मस्जिद के साथ साथ म्यूज़ियम, कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों को बनानी थी। अब उन पैसे के अभाव में उन सारी चीज़ों को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो आवंटित की गई थी वो मस्जिद के लिए की गई थी। तो सबसे पहले उसमें मस्जिद बनना है, तो मस्जिद बनाई जाएगी। उसके बाद लोगों में दिलचस्पी बढ़ेगी, तो आगे जब दिलचस्पी बढ़ेगी, लोगों को सब फंड आएगा, तो फंड के हिसाब से वहाँ का दायरा अपना बढ़ाया जाएगा। ज़मीन तो मेरे पास पर्याप्त है। शाहजहांपुर में तहसील परिसर में अधिकारियों के सामने एक बुजुर्ग महिला द्वारा आत्मदाह करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जमीनी विवाद का निपटारा न होने पर महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया। घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल अधिकारी का कहना है कि महिला की समस्या का समाधान कराया जा रहा है। पूरी घटना पुवाया तहसील की है। बताया जा रहा है कि थाना बंडा क्षेत्र के द्यूरिया गांव के रहने वाली चित्र देवी का खेत के बंटवारे को लेकर उसी के ही बेटे से जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि महिला का बेटा जमीन के पूरे हिस्से पर कब्जा किए हुए था, जबकि बुजुर्ग महिला अपने भरण पोषण के लिए कुछ जमीन मांग रही थी। न्याय न मिलने पर आज बुजुर्ग महिला तहसील पहुंची और वहां पहुंच के उसने सामने अधिकारियों के सामने ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान वहां पहुंचे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और फरियादियों ने महिला को पकड़ लिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। वहीं महिला को किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस अपने साथ उसे गांव लेकर गई। अधिकारियों का कहना है कि महिला की शिकायत पर उसकी समस्या का निस्तारण करने के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही महिला की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा। मामला देवरिया का है।
ये वृद्ध महिला जो है चित्रा देवी जी हैं, शिवदेव इनके पति हैं। तो इनका जो प्रकरण है इनकी बहू से ही है। बहू इनकी जो है ये विनीता जी हैं, इनके पति केशव राम है, जो इनके ही लड़के हैं सके। इनकी मृत्यु 1 साल पहले हो गई है, जिसमें इनकी बहू का कहना है कि उनके ससुर ने, यानी कि इनके ससुर ने उनको एक वसीयत लिख दी है, जिसके संबंध में माननीय दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। और खेती चूंकि इनके जब लड़के थे अभी से साथ में ही कर रहे थे, तो उसमें जो है कब्जा उन्हीं को चला रहा था। और जो है ये कहती है कि मुझको कब्जा दिलाया जाए। और उसके भी 2 पुत्रियां हैं इनकी बहू के, उसी में आपस में इनका पारिवारिक झगड़ा है। पुलिस अधीक्षक कासगंज ओपी सिंह के कुशल निर्देशन और पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना कासगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय पशु चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अलीगढ़, एटा, आगरा, हाथरस और कासगंज में करीब 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। गौ तस्कर बंजारा पुलिस पुत्र अहमद बंजारा निवासी नदरई थाना व जिला कासगंज को हजारा नहर पटरी ग्राम ततारपुर के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। बीती रात्रि थाना कासगंज पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर की द्वारा सूचना एक बदमाश के आने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा नहर पटरी से ततारपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर पेड़ की आड़ लेकर बदमाश के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल सवार के पास आने पर पुलिस पार्टी द्वारा टॉर्चों की रोशनी से उसके रोकने का प्रयास किया गया, तो बाइक सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्यवाही में आत्मसात फायरिंग की गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। पुलिस पार्टी द्वारा सिखलाए हुए तरीके से घायल के पास जाकर देखा गया और जानकारी दी गई, तो उसकी पहचान रफीक बंजारा पुत्र अहमद बंजारा निवासी नदरई थाना व जिला कासगंज के रूप में हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में श्रद्धालु से भरी चलती जीप का टायर फटने के बाद जीप पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवाड़ी जिले के रहने वाले करीब 15 लोग यूपी भ्रमण के लिए निकले हुए थे। वाराणसी में दर्शन पूजन के बाद ये सभी क्रूजर जीप से रामलला का दर्शन करने अयोध्या जा रहे थे। आज भोर में ये सभी सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर पनियार गांव के पास पहुंचे हुए थे कि अचानक जीप का पिछला टायर फट गया। इस घटना में जीप सवार करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल लंबुआ सीएचसी भिजवाया गया, जिसके बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सुल्तानपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लंबुआ से जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमारे पास 11 मरीज आए हैं। 11 में लगभग सारे ही स्टेबल हैं, कोई सीरियस नहीं है। किसी को आगे लखनऊ रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, सबका इलाज यहाँ पे हो जाएगा, सब स्टेबल है। मेरा नाम अन्नपूर्णा झारिया है। हम लोग सिवनी जिले के रहने वाले हैं, एमपी में। हम वाराणसी से जा रहे थे अयोध्या। वहाँ हमारी गाड़ी का टायर फटा तो हमारी गाड़ी जाके और खंभे में टकरा गई। हम पहले वहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन थे उन्होंने हमको ये लम्हुआ के हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराया। यूपी के हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में चित्रकूट से दर्शन कर लौट रही एक श्रद्धालुओं से भरी कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। कार में महिला, पुरुष और बच्चों सहित एक ही परिवार के 9 लोग सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, सभी लोग सुरक्षित हैं। दरअसल घाटमपुर निवासी 45 वर्षीय व्यापारी धर्मेंद्र शुक्ला अपनी भाभी और अन्य परिजनों के साथ कार से चित्रकूट भगवान कामतना नाथ के दर्शन करने गए थे। देर रात वापसी के दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होते हुए वह कानपुर सागर हाईवे के रास्ते घाटमपुर जा रहे थे। सुमेरपुर कस्बे में पहुंचते ही चालक को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद सभी 9 लोग सुरक्षित घर घाटमपुर के लिए रवाना हो गए। गाड़ी बोलेरो नियो जो कि कानपुर की गाड़ी है और ये लोग यात्रा करके चित्रकूट से वापस हो रहे थे एक्सप्रेसवे से, और नींद की झपकी लगने से गाड़ी अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, जिसमें से 7 से 8 लोग थे, लेडीजें थी और 2-3 जेंट्स थे।
तो हम लोग मौके पर यहाँ खड़े थे तो इन लोगों को निकाला सुरक्षित, सभी लोग सुरक्षित हैं और गाड़ी में थोड़ा बहुत हुआ है और पुलिस भी यहाँ मौके पर है और सारे लोग हैं और हाइड्रा बुला के गाड़ी निकलाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।